मन बना करके चले और मौका मिले तो इस सूची में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। जी, शाह साहब की तरफ से आपको 3 काउंटर्स पर जिक्र होता हुआ दिखा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको काफ़ी करेक्शन अपनी ऊपरी सतह से इन स्टॉक्स में भी दिख रहा है और ये और अट्रैक्टिव होते हुए वैल्यूएशन के दर पर। तो आप यहाँ पर एक बढ़िया एसआईपी इन इंडिविजुअल स्टॉक्स में शुरू करते हैं। यूपीएलएल यानी कि यूनाइटेड फॉस्फोरस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। वीरेन जी, असित जी जुड़ चुके हैं, जरा आप उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले लेके आइए बजाज फाइनेंस। यहाँ पर 2 बातें हुई हैं। एक, फिलहाल आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडेड काउंटर, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा है। और ध्यान दीजिए, ये काउंटर आपको टॉप लूजर फिलहाल निफ्टी में दिखेगा, 2.6% नीचे, 6882। यहाँ पर आपको सेल कॉल्स लगातार 2 दिन से असित जी देते हुए दिख रहे हैं। 7000 के पुट की खरीदारी की राय आपको आज सुबह बाजार खुलने से पहले ही मिली थी। असित जी, शुभ दिन आपको। बजाज फाइनेंस का ट्रेड एनालाइज कीजिए और बताइए कोई और बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड हो आपके जहन में तो वो भी शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। आई थिंक बजाज फाइनेंस का ट्रेड इज ओवर। आई थिंक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। अभी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि फ्रेश शॉर्टिंग कुछ बनाना चाहिए। अगर ये बाउंस करते हैं अराउंड 7000 7050 में, वहां पे सेल कर सकते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे अभी कैरी करना इतना रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में ठीक नहीं रहेगा। मैं अभी के लिए मैं एक्सिस बैंक में ट्रेड लेना चाहूंगा। एक्सिस बैंक, अगर ये इवेंट नहीं होता तो आई वुड हैव काइंड ऑफ नॉट टोल्ड टू कैरी द स्क्रिप्ट फॉर टुमारो, बट ये नेक्स्ट 90 मिनट्स के लिए लेट्स से द ट्रेड इज देयर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 717 काइंड ऑफ थिंग एंड फॉर अ टारगेट अराउंड 730। बट पोजिशनली मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में डेफिनेटली वो ट्रैक्शन रहेगा एज लॉन्ग एज इट इज अबव मोर देन 720। मुझे लगता है कि 740 750 का रेंज हमें दिख सकता है एक्सिस बैंक में। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, आज के दिन में भी इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। एंड अलोंग विद एक्सिस बैंक, आई थिंक एक चीज जो काफी अच्छा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज नॉट फॉलिंग डाउन। निफ्टी काफी वीक था इन द मॉर्निंग, बट बैंक निफ्टी वाज नॉट सिंकिंग। सो मेरे हिसाब से अगर ये इवेंट हम थोड़ा सी ऑफ कर लें, आई थिंक मे बी कल परसों से हमें अच्छा रुझान मिल सकता है अपर साइड में। बट पोजिशनली एक्सिस बैंक इज डेफिनेटली अ बाय फॉर मी। तो या जी, शर्ट आपने लाल पहन रखी है और ट्रेड आप लॉन्ग दे रहे हैं, और वो भी बैंकिंग क्षेत्र में जहां पर आप शुरू से काफ़ी बेरिश हैं। तो कुछ ही समय में हम लोग आपके लिए एक बढ़िया घी शक्कर का ऑनलाइन ही प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही नहीं वेट कॉन्शियस हैं। और एक लॉन्ग साइड ट्रेड देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सर वो शर्ट पहनते बीच बीच में एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन। आई एम अ वेरी सुपरस्टिशियस पर्सन, सो मुझे लगता है कि बीच बीच में कभी कभी कुछ कुछ शर्ट्स की वजह से टेस्ट ठीक चलते हैं, तो आई काइंड ऑफ कीप रिपीटिंग देम। जी जी, तो तो ये कम लोग जानते हैं कि ना सिर्फ चार्ट्स पर, कॉल्स पर, ऑप्शंस पर, लेकिन तारों और नक्षत्रों पर भी असित जी उतनी ही मजबूत पकड़ रखते हैं जितनी चार्ट्स पर रखते हैं। तो एक लॉन्ग कॉल, मेरे ख्याल से पिछले 15 दिनों में 1 या 2 लॉन्ग कॉल दी होंगी असित जी ने आपको, उसमें एक्सिस बैंक आती हुई। वीरेन जी, आपकी टिप्पणी एक्सिस बैंक पर। जी हाँ शैल जी, मैं एग्जैक्टली कल क्लोजिंग में जब डेटा देख रहा था और परसों का डेटा देख रहा था, मुझे यही चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही थी। अब अगर आप इन 3 दिन में एफआईएस की सेलिंग का आंकड़ा देखें तो वह काफ़ी इंटेंस रहा। सोमवार मंगलवार में काफ़ी इंटेंस रहा, और उसी दिन 2-3 दिन में ये स्टॉक जो है वो आप समझ लीजिएगा कि अपने 20 डेमा के ऊपर आया, वन वे मूव दिया, और बहुत स्मार्टली, जरा प्लीज़ इस पर एक बार जरा डेली चार्ट्स पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोड़िएगा और फिर बताएंगे। अगर आप देखें, ये वॉल्यूशन हुआ था 16 नवंबर को, और ये वॉल्यूशन हुआ था, आप समझ लीजिएगा कि 7 अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार। तो वॉल्यूशन के बाद ये स्टॉक जो है वो 200 डेमा को रीगेन करता हुआ और इंटेंस एफआई सेलिंग के बीच में, ये बड़ी बात है अपने आप में। और एक और चीज़ याद रखिएगा, बाजार के गिरने से पहले कहीं अगर आप देखें 15-20 दिन पहले ही एक्सिस बैंक में गिरावट शुरू हो चुकी थी पोस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स। तो ये पुल बैक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है। राहुल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे?
जी हाँ, देखिए एक्सिस बैंक में इनफैक्ट सबसे पहला प्राइवेट बैंक है जिसमें प्रॉपर रिवर्सल दिखाई दिया हमें, और स्टॉक ने 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वहां पर आई थिंक पहुंचा है अभी। देखिए क्लियरली एक्सिस बैंक में जो टेक्निकल सेटअप है यहाँ पर अंदेशा कर रहा है कि 750 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का राउंड यहाँ पर 720 पर जरूर आ सकता है, बट जैसे ही आई थिंक ये जो इवेंट है ओवरनाइट आई थिंक ये निकल जाता है और बाजार एक तरह से निफ्टी एक तरह से 17,300 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, आई थिंक यहाँ पर आपको और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक जैसे 720 का लेवल सस्टेन कर जाता है और क्लोजिंग मिल जाती है हमें उसके ऊपर, यानी कि जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो आई थिंक 750 760 का एक इमीडिएट अपसाइड हमें खुलता हुआ दिखेगा। और आई थिंक वो मूव को प्ले करने के लिए हमें 710 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड किया जा सकता है। ये दो राय आपको आती हुई दिखी है लॉन्ग साइड पर एक्सिस पर, एक असित जी की तरफ से और उस पर तेजी की मोहर लगाते हुए एक बार और राहुल शर्मा साहब। डायरेक्टर साहब, इससे पहले कि हम लोग नीरज जी से जुड़े हैं, आप बस सन फार्मा का स्टॉक दिन पर दिखा दीजिए स्क्रीन पर। गावा साहब की ये लॉन्ग कॉल थी और ये दिन के उच्चतम लेवल 779.15 पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। और अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं यहाँ पर वाजपेयी साहब को। आप ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल मैक्रो, तेल सब कुछ ट्रैक करते हैं और आपको बताते हुए दिखेंगे कि कौन सी 3 या 4 ऐसी अहम चीजें हैं जो यूएस फेडरल रिजर्व के आज 11 बजे के स्टेटमेंट में आती हुई दिखेंगी। नीरज जी, तब कुकिंग चल रही होगी या तब डिनर चल रहा होगा? नहीं, तब बहुत गौर से मैं उनको सुन रहा हूँ क्योंकि वो सुबह सबकी धड़कनें बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए कुकिंग ख़त्म करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जाएगी। 2-3 चीज़ें अहम है जिस पे नज़र रहेगी पूरी दुनिया के बाज़ारों की। एक तो ये है कि वो जो बॉन्ड की बाइंग कम करेगी, वो जिसको टैपरिंग कहते हैं, उसमें क्या क्वांटम रखते हैं वो, $15 बिलियन, $20 बिलियन, 30, जो भी आंकड़ा होगा उस पर नज़र रहेगी। तो 30 तक की चर्चाएं हैं, तो एक वो आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होगा जो लगभग तय है, वो पहले पिछली बैठक में कह चुके हैं वो करेंगे। तो एक कैलेंडर सामने रखेंगे कि हर महीने वो कितनी खरीद कम करेंगे। दूसरा उनके जानकारी ये लोग सुनना चाहेंगे कि ब्याज दरों के बढ़ाने के बारे में वो क्या फैसला लेते हैं कि 2022 में कब से शुरू करेंगे और कितनी हाइक की संभावनाएं बनती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा। ये 2 चीज़ें खास तौर पे उनसे सुनी जाएंगी। तीसरी जो बात उनसे सुनना है कि इन्फ्लेशन जो 40 साल के हाइस पे चल रहा है, जॉब ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, तो अभी उनको लगता है कि इसको कंटेन करने के लिए सिर्फ एक यही तरीका रह गया, या उनको अभी भी लगता है कि सस्टेन बेसिस पे इसको रोकने के और भी उपाय करने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये सुनना चाहिए कि ओमिक्रॉन को लेकर के फेड की क्या राय बन रही है, क्योंकि दुनिया में कई जगहों पे ये चर्चाएं हैं कि वो कहीं पे अनलॉक है, कहीं लॉक है, तो एक्टिविटीज़ को दिक्कत हो रही है। इस पर व्यू क्या है, कितना गंभीर मानता है फेड इसको कि ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया की इकोनॉमिक रिकवरी में कितनी रफ्तार सुस्त हो सकती है। ये कमेंट्री पहले वाली कमेंट्री यानी बॉन्ड और ब्याज दरों के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। तो इस पर क्या राय बनती है ये है। अगर उन्होंने बाई चांस ये छोड़ दिया कि ओमिक्रॉन का संभावित खतरा हो सकता है, इसलिए कोई फैसला मान लीजिए वो नहीं लेते हैं, या उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे, तब फिर बाजार के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा नेगेटिव होगा रादर की फैसला ले लें। तो ये 2-3 चीज़ें ट्रिकी हैं, इसको देखना होगा शैल जी कैसे वो हैंडल तो डिसीजन ले लें, चाहे कैसा भी डिसीजन हो, और उसको बाजार को बता दें। करेक्ट है ना, बाजार को ये पता हो जाए कि ये होने वाला है तो रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। और आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है, कब आ रहा है पहला रेट हाइक? मुझे लगता है कि पहला रेट हाइक दिसंबर 2022 में आएगा। मतलब अभी टाइम है? उनकी शेड्यूलिंग के हिसाब से जून के बाद कभी भी करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जून तक हाइक करेंगे। ये बॉन्ड बाइंग कम करने से ही आप काफी लिक्विडिटी सक कर लेंगे जी, और ग्रोथ आपकी चल रही है, ओमिक्रॉन भी है, तो रेट हाइक वो हमको लगता है थोड़ा डिले करेंगे। तो जो लास्ट वाली उनकी फेड पॉलिसी होती है शायद वहां पे जाके हो जी। तो ऐसा करते हैं, गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज जी यही प्रश्न उनको रखते हैं। शाह साहब, आप भी ग्लोबल मैक्रो बखूबी ट्रैक करते हैं, मेरे 2 प्रश्न हैं। आपके अनुसार, आपकी रिसर्च टीम के अनुसार, पहला इंटरेस्ट रेट हाइक कब आता हुआ दिखेगा यूएस में आपको? और ये जो कट दिख रहा है हमारे सामने, महीने की जो बॉन्ड बाइंग फेड करता है $120 बिलियन की, कितना अमाउंट होगा और कब तक समाप्त होता हुआ दिखेगा आपको? तो शैल जी, पहले तो मैं वाजपेयी साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। जहां तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सवाल है,
मेरा भी यही मानना है कि दिसंबर 2022 के अंत तक या फिर 2023 की शुरुआत में ब्याज दरों में ऊपर की तरफ के बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि इस महामारी को लेकर के क्या परिस्थिति उभर रही है शैल जी, और इस पर किसी भी तरह का अनुमान लगाना मेरे ख्याल से बहुत ही असंभव बात है और समझदारी वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि अगला अवतार क्या प्रकार में आएगा, क्या नाम से आएगा और वो किस तरीके से तांडव मचाएगा। जहां तक रहा सवाल बॉन्ड बाइंग का, तो जो आंकड़े अभी दिख रहे थे उसी आंकड़ों से मैं भी सहमत हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर से फेड इसके ऊपर विचार करेगी और ये सोचेगी कि क्या पहले वाला फैसला सही था या गलत था। और शैल जी मैं फिर से वही दोहराऊंगा, और एक सिर्फ फेड को लेकर नहीं शैल जी, देश की किसी भी केंद्रीय बैंक के जो सचिव हैं, आला अधिकारी हैं, वो यही बात ध्यान में रखेंगे कि आज या कल किया गया निर्णय आने वाले भविष्य में कहीं हमें गलत ना साबित करे। तो बहुत सूझबूझ समझ के और गिनती वाले कदम उठा करके कोई भी सेंट्रल बैंक के आला अधिकारी किसी भी तरह का बदलाव करेंगे, क्योंकि ये महामारी अभी भी हमारे साथ है और शायद मेरी समझ में ये रहेगी हमारे साथ, और इसका सामना हमें करना पड़ेगा और उसी प्रकार से जो भी बदलाव करने हैं वो करने पड़ेंगे। तो ये समझिए कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, बॉन्ड बाइंग को